गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक बता दिया था पार्ट ऑफ द सेल में, और मैं आज उससे आगे गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस के बारे में आपको आगे बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो जो गोल्गी काय है, इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने एनिमल सेल में जंतुओं की कोशिकाओं में सन 1898 ईस्वी में की थी, और इसी खोज के लिए कैमिलो गोल्गी को इसी खोज के लिए सन 1906 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इन्हें जो गोल्गी काय हैं इनको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, और जो पौधे हैं उनमें इसको डिक्टोसोम कहा जाता है। ठीक है, ये जीवाणु और नीलहरी शैवालों में नहीं पाए जाते। ओके, स्ट्रक्चर संरचना, आखिर ये होते कैसे हैं? ठीक है, ये कैसे बने होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं? ये विभिन्न आकार की चपटी इस तरह से तथा कुछ मुड़ी हुई, जैसे इस तरह से मुड़ी हुई है, मुड़ी हुई थैलियों का समूह है। ये जो मुड़ी हुई थैलियां हैं इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं, और जो सिस्टर्नी है इन्हीं को गोल्गी सैक भी बोलते हैं। ठीक, ये थैलियां घनी होती हैं। घनी का मतलब बहुत नजदीक होती हैं, पास पास होती हैं, और एक दूसरे के समानांतर होती हैं। समानांतर समान डिस्टेंस पर भी होती हैं। ठीक, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच फैली रहती हैं। जैसे इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इन दोनों के बीच में ये फैली रहती हैं। ठीक है, प्रत्येक समूह में 4 से 10 थैलियां होती हैं। 4 से लेकर के 10 तक ये पट्टिकाएं या थैलियां हो सकती हैं। ठीक है, जो कहीं कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती हैं। ये यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कहीं कहीं जुड़ी रहती हैं। ठीक है, गोल्गी काय, गोल्गी काय की झिल्ली दोहरी परत की बनी होती है, यानी ये अन्य मेम्ब्रेन की तरह लिपिड और प्रोटीन की यानी बाइलेयर्ड होती है। ठीक है, प्रत्येक चपटी थैली किनारे पर मुड़ी होती है, जिस कारण यह एक प्याले जैसी दिखती है, प्यालेनुमा आकृति बनाती है। ठीक है, चपटी थैली की उत्तल सतह को, ये जो उत्तल सतह है इसको क्या बोलते हैं? सिस्फेस कहते हैं। इसे ही फॉर्मिंग फेस कहा जाता है। ठीक, क्योंकि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्योंकि यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो सामान आ रहा है, जो कच्चा माल आ रहा है, वो सबसे पहले कहाँ जुड़ता है? आकर के सिस फेस से आकर के जुड़ता है या जुड़ना शुरू होता है। ठीक, अवतल सतह को ट्रांसफेस कहते हैं। जैसे ये क्या है? इसकी अवतल सतह है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफेस कहते हैं। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किधर है? इधर। ठीक, क्योंकि यहाँ से सामान पैक होकर के बाहर निकलता है। जो कच्चा माल आया था वो कैसा हो गया है? अब मैच्योर हो गया है, पक करके तैयार हो गया है। जो प्रोडक्ट बनाना था गोल्गी काय को उसने बना दिया है। अब वो उसने पैक करके भेजने के लिए वेसल्स में उसको तैयार कर लिया है। ठीक, इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस या डाकघर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि यह प्रोटीन एवं लिपिड के अणुओं को, ठीक है, प्रोसेस करता है, छांटता है और उनको वेसल्स में पैक करके भेजता है। जैसे प्रोटीन एवं लिपिड पर एक कार्बोहाइड्रेट का टैग लगा देता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से लिपिड और प्रोटीन आ रहे हैं। ठीक है, वो क्या है? एक कच्चा माल है, ये समझ लीजिए। ठीक है, और उनमें क्या मिलाता है? कार्बोहाइड्रेट मिला देता है। ठीक है, जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलती है तो क्या बनाती है? ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है। ठीक है, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। ठीक, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन किससे बना था? ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के मिलने से बना था। ठीक है, तो ये एक शर्करायुक्त प्रोटीन है। शर्करायुक्त ग्लूकोज मिला हुआ है। जो ग्लूकोज की जो जटिल श्रृंखलाएं होती हैं, जटिल चेन से ये मिलकर के बना है। ठीक है, यह प्रोटीन का वह तैयार प्रोडक्ट है जो गोल्गी काय में इसका क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुआ है। गोल्गी काय में इसको चेक किया गया है पहले, फिर उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का इस पर लेवल लगाया गया है, और फिर उसे वेसल्स में भर करके तैयार कर दिया है भेजने के लिए। किसने? गोल्गी काय ने। अब ये वह प्रोडक्ट है, या तो सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा, या कहाँ जाएगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ठीक,
अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन बना है इसका कोई तो कार्य होगा। इसका कार्य है कि ये जो प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम में आता है, ठीक है, और ये सिग्नल भेजने के काम में आता है। सिग्नल भेजना कि अब जो सेल है उसके जो कोशिकांग है अंदर, उसको किन पोषक तत्वों की जरूरत है, ये सेल मेम्ब्रेन को सिग्नल भेजता है ताकि वो बाहर से अंदर आने दे, ठीक है। तो जैसे कुछ पोषक तत्व थे, पोषक तत्वों में से हमारा सबसे पहले ग्लूकोज का ही नाम आता है। उसके बाद में कुछ आयंस हैं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम इत्यादि, ठीक। ये एंटीबॉडी के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। जब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। इसका कार्य है कि ये कोशिका की जो बाहरी लेयर है, जो सबसे बाहरी लेयर है, उसको मजबूती प्रदान करता है और ये काम करता है कि जो कोशिकाएं हैं उनको पहचानने में अपनी कोशिका की मदद करता है कि इस कोशिका से ये आना चाहिए और इस कोशिका में ये जाना चाहिए हमारी कोशिका से, ठीक। या अपने जैसी सेलों को या फिर जो दूसरे प्रकार की सेल हैं उनको पहचानने में ये मदद करता है। कौन? ग्लाइकोलिपिड। ओके, नोट, फॉस्फोलिपिड डायरेक्ट एलटीपीएस के माध्यम से सेल मेम्ब्रेन में पहुंच जाते हैं। कहां से? जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो मैं ये बताना चाह रही थी यहाँ पर कि जो गोल्जी काय है यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। अब यहाँ से जो ग्लाइकोलिपिड बन करके कहाँ जा रहा है? सेल मेम्ब्रेन में जा रहा है या फिर जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो केवल ग्लाइकोलिपिड की तो नहीं बनी होती, ठीक, वो फास्फोलिपिड की भी बनी होती है। तो जो फॉस्फोलिपिड है इसका फॉर्मेशन तो गोल्जी काय में नहीं हुआ है, ठीक। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? जो फॉस्फोलिपिड है इसका फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही हो जाता है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ये बन जाता है, तो इसको किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो गोल्जी काय में जितने भी लिपिड प्रोटीन आ रहे हैं वो मॉडिफाई होने के लिए आ रहे हैं ना, माना कि वो कच्चा माल है, वो प्रोडक्ट तैयार होने के लिए आ रहा है, पक्का माल बनने के लिए। अब वो पहले से ही वो पक्का माल है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड है, क्योंकि उसका डायरेक्ट यूज अब हो जाएगा, ठीक। तो वो गोल्जी काय में ना आकर के वो एलटीपीएस लिपिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के माध्यम से डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता है? सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक। और ऐसा भी होता है कि जो लिपिड्स हैं, जो फॉस्फोलिपिड है, तो वो ऐसे भी पहुंच जाते हैं कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्टेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बहुत ही कम रह जाए, ठीक है, मतलब पास पास आ जाते हैं ये, लेकिन जुड़ते नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में जुड़ गई हैं तो ये वहां से जंप करके जा रहे हैं। नहीं, जंप इस तरह से करके नहीं जाते हैं, वहां पर भी इनको एलटीपीएस की जरूरत पड़ती है जो ये ब्रिज का काम करता है, ठीक है। और ये जो एलटीपीएस हैं, ये जो फास्फोलिपिड को डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, ये एक नौका की तरह, नाव की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये इनको फॉस्फोलिपिड को पकड़ते हैं और सेल मेम्ब्रेन तक छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे तेज रास्ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मॉडिफिकेशन हो रहा है तो ये बहुत इसमें देर लगती है, लेकिन ये सबसे तेज रास्ता है। बट ये फॉस्फोलिपिड ऐसा नहीं है कि इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वहां पे देर लगती है, नहीं नहीं नहीं, ये इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अब इनको किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक। डिक्टियोसोम गोल्जी काय, यानी पौधों में गोल्जी काय को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है। तो जो डिक्टियोसोम है इसमें क्या मतलब, जो सेल वॉल हमारी किससे बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, ठीक है, हेमीसेलुलोज से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, कुछ अन्य प्रकार के प्रोटीन होते हैं और उसमें पेक्टिन होता है। तो मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि जो पेक्टिन और जो हेमीसेलुलोज हैं इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? गोल्जी काय में हो जाता है, लेकिन जो सेलुलोज है इसका फॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन पर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वही कर देते हैं इसका फॉर्मेशन। किसका? जो सेलुलोज है। तो इसका मतलब जो सेलुलोज है वो सेल मेम्ब्रेन पर ही कुछ एंजाइम्स द्वारा बना दिया जाता है, परंतु
जो हमारा पैक्टिन और हेमिसेलुलोज है ये कहाँ पे बनता है? ये बनता है गोल्जी काय में। ठीक है, तो सेल वॉल किस किस से मिलकर बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है हेमिसेलुलोज, ठीक, प्लस सेलुलोज, प्लस पैक्टिन, और प्लस सम प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इनसे मिलकर के बनती है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी इसलिए दे रही थी क्योंकि नीट जैसे एग्जाम में छोटी मोटी बातें नहीं आती हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही आता है। तो आज का ये जो टॉपिक है, मैंने जो गोल्जी का ही पढ़ाया है आपको, ये मैंने नीट के पर्पज से ही पढ़ाया था। ऐसा नहीं है कि 11th 12th का इसमें नहीं है, सब कुछ है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है। ठीक है, तो गोल्जी का है समाप्त हो गया। इसके बाद में आते हैं राइबोसोम्स पर। तो अभी तक हमने जितने भी कोशिकांग पढ़े हैं वो कैसे होते हैं? मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी उनके ऊपर क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, वो झिल्ली में पैक होती है। ठीक है, परंतु जो हमारा राइबोसोम्स है ये कैसा है? नॉन मेम्ब्रेनस, कलाविहीन। इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, ये बिना झिल्ली वाला सूक्ष्म कण है। ठीक है, कोशिकांग है। राइबोसोम्स गोलाकृतिक, यानी ये गोल होते हैं। ठीक है, कलाविहीन सूक्ष्म कण है। इनका व्यास जो डायमीटर है वो कितना है? 250 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, इनकी खोज सबसे पहले किसने की थी? पेलाडे ने 1955 ईस्वी में की थी। कौन सी सेल में की थी? एनिमल सेल में इनको देखा था। परंतु इनसे पहले रॉबिन्सन और रॉबर्ट ब्राउन ने इनको प्लांट सेल में, जो सेम की फली होती है उसके जो पौधा है, प्लांट है, उसकी जड़ में सबसे पहले 1953 ईस्वी में देखा था। लेकिन खोज किसने की थी? उसके बाद उसके बारे में जो डिटेल दी थी वो किसने दी थी? पेलाडे ने दी थी, एनिमल सेल में। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि रॉबर्ट ब्राउन ने और रॉबिन्सन ने इनको कौन सी सेल में देखा था, तो वो थी प्लांट सेल। ठीक है, इसीलिए क्योंकि पेलाडे ने इसकी खोज की थी, इसीलिए सबसे पहले इन कणों को पेलाडे कण या फिर माइक्रोसोम्स कहा गया था। लेकिन बाद में क्योंकि इनमें राइबोसोम्स में आरएनए पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम राइबोसोम्स दिया गया था। ठीक है, 1974 ईस्वी में राइबोसोम्स की खोज के लिए पेलाडे को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रियम पाए जाते हैं, हरित लवक में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, केंद्रक में, केंद्रक न्यूक्लियस में एक पार्ट होता है केंद्रक का, केंद्रिका। ठीक है, उसमें पाए जाते हैं। इसी तरह से ये जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे कोशिकांग कहाँ पर हैं? कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, उसमें मौजूद है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर भी पाए जाते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जो खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका है, ठीक है, उस पर भी ये पाए जाते हैं। वहीं तो ये प्रोटीन का निर्माण कर रहे थे ना। ठीक, इन्हें राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण, आरएनपी पार्टिकल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसमें राइबो है, राइबो का अर्थ होता है आरएनए, और जो न्यूक्लियो प्रोटीन है इसका अर्थ होता है प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो जो राइबोसोम है किससे मिलकर के बना है? राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए इसको शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, प्लस राइबोसोमल प्रोटीन। ठीक, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आकार एवं अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं।
जैसे नंबर 1 70s राइबोसोम्स, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे बैक्टीरिया की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे 80s राइबोसोम्स हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं जैसे पौधे और जंतु। इस तरह से ये 70s राइबोसोम्स हैं जो 50s सब यूनिट और 30s सब यूनिट में डिवाइड है, ठीक है। तो ये जो अब आप ये मत कहना कि 70s है तो ये 50 और 20s में डिवाइड होना था सब यूनिट में। ये एक वायु का गणित है जो थोड़ा आगे समझ लेंगे, ठीक है, आगे समझा दूंगी। इसी तरह से 80s राइबोसोम्स हैं जो 60s सब यूनिट में और 40s सब यूनिट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अवसादन गुणांक, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आखिर है क्या, इसे जान लेते हैं। राइबोसोम्स के अध्ययन के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। यह एक मशीन है, ठीक है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की नलिकाएं ट्यूब्स लगी होती हैं, ठीक। इन ट्यूब्स में एक ये जो नलिकाएं हैं इनमें एक विशेष प्रकार का घोल राइबोसोम्स को मिला करके रख दिया जाता है, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक विशेष प्रकार के घोल में राइबोसोम्स मिला करके इस मशीन में डाल देते हैं, ठीक। और फिर उस मशीन को, ये जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसको इलेक्ट्रिक की सहायता से एक निश्चित रफ्तार पे घुमाया जाता है, ठीक है। तो कुछ विशेष प्रकार के जो राइबोसोम्स हैं वो 80s पर बैठ जाते हैं, ठीक है, और एक दूसरी निश्चित तेज रफ्तार पे 70s प्रकार के जो राइबोसोम्स हैं वो बैठ जाते हैं। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भारी राइबोसोम्स है जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी जो 80s प्रकार के राइबोसोम्स हैं वो पहले बैठ जाते हैं, और जिन राइबोसोम्स की डेंसिटी कम है वो जैसे 70s प्रकार के राइबोसोम्स वो थोड़ा बाद में बैठते हैं, ठीक। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को स्वेड-वर्ग यूनिट में मापा जाता है। ये जो S है ये क्या है, स्वेड-वर्ग यूनिट है, ठीक है। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो मशीन है उससे हमें दो प्रकार के अलग अलग राइबोसोम्स का पता चल गया है कि ये 70s प्रकार के राइबोसोम्स हैं और ये 80s प्रकार के राइबोसोम्स हैं। तो जो 70s प्रकार के राइबोसोम्स हैं वो कौन सी सेल्स के, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इसी प्रकार से जो 80s प्रकार के राइबोसोम्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के हैं, ठीक। तो जो 70s प्रकार के राइबोसोम्स हैं ये दो सब यूनिट से मिलके बने हैं, 50s और 30s। लेकिन अभी ये पता नहीं है कि 70s की ये जो दोनों सब यूनिट है ये 30s है या 50s, अभी नहीं पता, ठीक। इसी तरह से जो 80s राइबोसोम्स है वो 60s सब यूनिट से और 40s सब यूनिट से मिलकर के बना है। तो जो हमारा 80s राइबोसोम्स है, ठीक, और ये जो 70s राइबोसोम्स है ये किससे जुड़े हुए हैं, इनकी जो सब यूनिट है किससे जुड़ी हुई है, मैग्नीशियम आयन से जुड़ी हुई है। किसकी वजह से जुड़ी हुई है, मैग्नीशियम आयन की वजह से। लेकिन जब 80s प्रकार के राइबोसोम्स पर यह प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है कि Mg2 आयन की सांद्रता जब घटा देते हैं, ये यहाँ पर क्या है, Mg2 आयन है, इनकी वजह से ये जुड़ी हुई है, ठीक। तो जो Mg2 आयन है जब इसकी सांद्रता को घटा दिया जाता है तो ये दोनों सब यूनिट क्या हो जाती है, अलग हो जाती हैं, ये विभक्त हो जाती हैं, ठीक। अब इन दोनों विभक्त यूनिट का डिवाइड हो गई इनकी यूनिट। अब ये जो मिश्रण प्राप्त हुआ है इस मिश्रण को फिर से उसी मशीन में डाला जाता है। कौन सी मशीन में, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है और एक निश्चित तेज रफ्तार पर घुमाया जाता है। तो जब घुमाया जाता है तो इनकी एक सब यूनिट जो 60s है, मतलब एक प्रकार के जो राइबोसोम्स की यूनिट है वो 60s पर बैठ जाती है एक भाग, और एक भाग बैठता है इसका 40s पर बैठता है। इसी प्रकार से जब 70s प्रकार के राइबोसोम्स की जो मैग्नीशियम की सांद्रता है जब इसको घटा देते हैं तो ये अलग हो जाते हैं दोनों पार्ट इसके, ठीक। अभी नहीं पता, ठीक है, कि ये 30s है या 50s है, ठीक है। तो हमारे पास एक दो भागों का एक मिश्रण प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इस दो भागों वाले मिश्रण को फिर 80s के जो मिश्रण की तरह अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया जाता है, ठीक। जब घुमाया जाता है तो एक विशेष रफ्तार पर, निश्चित तेज रफ्तार पर 50s प्रकार का भाग बैठ जाता है तली में, और एक दूसरी निश्चित तेज रफ्तार पर 30s प्रकार की जो भाग है उसका बैठ जाता है।
तब पता चलता है कि 70S प्रकार के जो राइबोसोम्स हैं उसकी सब यूनिट 50S और 30S है, ना कि 50 और 20। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये जो प्रयोग चल रहा है, ये जो प्रयोग है कहाँ पे चल रहा है? लेबोरेटरी में चल रहा है साइंटिस्ट के द्वारा। परंतु हमारी जो सेल है उसमें राइबोसोम्स अलग अलग ही होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये जो सब यूनिट है दोनों, ठीक है, ये सब यूनिट है, इन पे माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो माइनस माइनस तो रिपल्स करेगा ना, एक दूसरे को अलग करता है ये। परंतु जब सेल को प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, जब निर्देश मिलते हैं कि हाँ प्रोटीन बनाया जाए, तो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, कोशिका अपने आप बढ़ा देती है। ठीक है, बढ़ा दी जाती है तो ये आपस में सब यूनिट जुड़ जाती हैं। जब जुड़ जाती हैं तो प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत हेल्पफुल है। तो आप इसको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो सके। ठीक है, तो आप अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।